नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं। 101 प्रश्न अब से शुरू करेंगे आज, और वीडियो के हिसाब से पहला प्रश्न है ये। तो शुरू करते हैं पढ़ना। साथियों, आप भी हमारे साथ उत्तर जरूर दीजिएगा। हिंदी गद्य के आरंभिक 4 लेखकों में से किसकी भाषा सबसे अधिक चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती फिरती है? जब हम मास्टर कैडर के प्रश्न बना रहे थे साथियों, मास्टर कैडर एग्ज़ाम के वक्त, तो उस वक्त भी हमने ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा था। तो क्या लगता है कि क्या उत्तर होगा? आप भी दीजिए जल्दी से। तो जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है वी, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह खां की भाषा जो है, अपने जो उन्होंने गद्य लेख लिखे हैं, ठीक है, पुस्तकें लिखी हैं, उसमें भाषा को चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती फिरती बनाया है। आगे चलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न इस वीडियो का, प्रगतिवाद काव्य किस दर्शन से प्रभावित है? किस दर्शन से प्रभावित है साथियों? जल्दी से उत्तर दीजिए। समाजवाद, अरविंद दर्शन, गांधीवाद, मार्क्सवाद। समाजवाद, अरविंद दर्शन, गांधीवाद या मार्क्सवाद? क्या उत्तर होना चाहिए साथियों? जल्दी से दीजिए। जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। मार्क्सवाद को ही समाजवाद कहा जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद को ही सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समाजवाद, अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ओके। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें मार्क्सवाद को तो साम्यवाद कहा जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जिनका डी ऑप्शन था बिल्कुल सही जा रहे हैं वो लोग। अगला प्रश्न है 103। किसके संस्मरण और रेखा चित्र अमिट रेखाएं में संकलित हैं? किसके संस्मरण और रेखा चित्र अमिट रेखाएं में संकलित है? तो साथियों क्या होगा ऑप्शन? कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा, महादेवी, सत्यवती मलिक। तो क्या होगा साथियों इसका उत्तर? जिनका ऑप्शन साथियों, जल्दी से ऑप्शन बताइए साथियों, जल्दी। जिनका डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, सत्यवती मलिक। इसकी भूमिका बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेखा चित्र संस्मरण मिलते हैं इस पुस्तक में, अमिट रेखा में, ठीक है। तो आपने ये याद कर लेना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं गहराई वाले। आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? कुरुक्षेत्र ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा यदि आपने एमए जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है, ठीक है। तो क्या है इसका उत्तर? क्या आएगा? कितने सर्ग हैं कुल? इसमें कितने सर्ग है साथियों? 7, 4, 6, 5? जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है? तो साथियों ये एक खंड काव्य है। प्रबंध काव्य के 2 भेद है ना, खंड काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य नहीं है ये, महाकाव्य बिल्कुल नहीं है, ये खंड काव्य है। तो इसके साथ ही 7, जिनका ये ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है वो लोग, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने किस वर्ग की समस्या को उजागर किया है? किस वर्ग की समस्या को उजागर किया है? जल्दी से। महाजन वर्ग, जमींदार वर्ग, किसान वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग? साथियों क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी। क्या लग रहा है? महाजन वर्ग तो बिल्कुल नहीं था जी, जमींदार वर्ग भी नहीं था, किसान वर्ग भी नहीं था। नहीं था क्या था? किसान वर्ग की तो बात हो रही है साथियों, ठीक है। पूस की रात मतलब बहुत अत्यधिक ठंड की रात थी, ओके। और किसान जो कि जिसके पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और उस जाड़े की रात में, पूस की रात में, वो ऐसे अपने पुराने फटे पुराने कंबल के साथ रखवाली के लिए जाता है, अपनी खेती, अपनी फसल की रखवाली के लिए। आगे साथियों अगला प्रश्न 4 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए। कौन सा आचार्य द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, भाणभट्ट की आत्मकथा या कुट्स? क्या लगता है? क्या लगता है आपको कौन सा उनका उपन्यास नहीं है? कौन सा नहीं है? जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है साथियों। और अभी डी क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। हम रिप्लाई दे रहे हैं साथ में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कुट्स जो उनका किस शैली का, किस विधा का विधा की पुस्तक है ये, ठीक है, किस विधा की पुस्तक है? जल्दी से कमेंट करिए साथियों, ठीक है। जो उपन्यास नहीं है ये अलग शैली का एक पुस्तक कह सकते हैं, लेकिन विधा का नाम आपने बताना है। अगला साथियों 107 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम। 107वां प्रश्न है, गया यात्रा संस्मरणात्मक निबंध के लेखक का नाम क्या है? गया यात्रा
संस्मरणात्मक निबंध के लेखक का नाम क्या है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा। 107 प्रश्न। डॉक्टर जगमोहन सिंह ने लिखा है ये संस्मरणात्मक लेखक निबंध हम कह सकते हैं संस्मरणात्मक निबंध। डॉक्टर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर मुकुंद आना था, मुकुंद लिख दिया, कोई बात नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर, क्या आने वाला है साथियों? जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बालकृष्ण भट्ट, वो बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। 108 प्रश्न। अगेज ने किस सप्तक में, मतलब तार सप्त पत्रिका थी ना, अगेज ने किस सप्तक की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द का या प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? जहाँ पर ठ ही आना है, ट आना है। मुद्रण में काफ़ी गलतियाँ आ रही हैं साथियों पीडीएफ के, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो प्रश्न करना ही है। तो किस सप्तक की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया गया है? स्पष्ट साथियों जल्दी से, किस सप्तक, किस तार सप्तक 4 हुए साथियों। तो किस सप्तक की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है? तीसरा सप्तक तार सप्तक, जहाँ पर पहला आना था, पहला तार सप्तक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है जहाँ पहला आना है। तो सही, जल्दी से सही ऑप्शन जो है वो बताइए मुझे। दूसरा ऑप्शन पहला तार सप्तक, तीसरा ऑप्शन चौथा तार सप्तक, या फिर दूसरा तार सप्तक, डी ऑप्शन। क्या होने वाला है जल्दी से बताइए साथियों। 108 प्रश्न पर पहुँच चुके हैं हम। ठीक है, 108 प्रश्न। तो साथियों दूसरा सप्तक, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो तार सप्तक था पहला 1943 में आया था, जो उसमें प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ था पहली बार। ठीक है, कवि कर्म की व्याख्या करते प्रयोग शब्द का प्रयोग नहीं। ठीक है, जो दूसरा तार सप्तक आया था उसमें। अभी दूसरा तार सप्तक कब आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी। अगला प्रश्न साथियों 109 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। लोभियों का दमन करने, माफ़ करिएगा, लोभियों का दमन जोगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता? क्या है ये? लोभियों का दमन जोगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। यह कथन किस निबंधकार का? एक बार फिर से कथन पढ़ लीजिए। लोभियों का दमन जोगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। 109 प्रश्न पर हैं अभी हम, और अभी ऑप्शन देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपने वो पंक्ति पढ़ ली हो। तो क्या इसका उत्तर आएगा? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर कुबेर नाथ राय। क्या है? सभी के सभी जो हैं निबंधकार अच्छे माने जाते हैं। तो किस निबंध लेखक की वो पंक्ति थी? पढ़ लिया था ना आपने पंक्ति को। तो क्या उत्तर आएगा साथियों, जल्दी बोलिए क्या उत्तर आएगा? जिनका सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन वाले, एक बार पंक्ति पढ़ ले। पंक्ति इस प्रकार से थी, लोभियों का दमन जोगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। 110 प्रश्न पर पहुँच चुके साथियों। निम्न में से उस्मान मान की रचना है। ठीक है, निम्न में उस्मान मान की रचना है। तो ये विकल्प क्या होगा इसका? चित्रावली, मृगावती, मधुमालती या इंद्रावती। तो क्या ऑप्शन होने वाला है साथियों? ठीक है, उस्मान मान की रचना। ठीक है, तो आपको बताइए चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है। कई बार इसको मान भी कहा जाता है, उस्मान को। ओके साथियों, मान शब्द जो है उस्मान का उपनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको, कोई बात नहीं। 111 प्रश्न पर हैं। 111वां प्रश्न है साथियों, 1913 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी रक्षाबंधन के कहानीकार का नाम बताइए। ये तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए साथियों। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, जल्दी से ऑप्शन बताइए साथियों, क्या होने वाला है इसका उत्तर सही? जो सी पर जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं, पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, ऐसे ही नाम जी, करेक्शन करिए अगर गलत है तो। ऐसे डी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, कौशिक जी की ये कहानी है जो 1913 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 112वां प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी युग का अन्य नाम है। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग का अन्य नाम, भारतेंदु के बाद जो अगला युग था द्विवेदी महावीर प्रसाद के नाम पर जो रखा गया था, द्विवेदी युग का अन्य नाम डॉक्टर नागेंद्र ने क्या सुझाया है, क्या बताया? जल्दी से बताइए साथियों कमेंट सेक्शन में जल्दी। ए ऑप्शन, बी, सी या डी। तो साथियों जागरण सुधार काल। ठीक है, जागरण सुधार काल जो है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग का अन्य नाम सुझाया है।
और ये प्रश्न इस बार किसमें आया था, मास्टर कैडर में भी आया था साथियों। ठीक है, तो भारतेंदु युग का क्या नाम सुझाया डॉक्टर नगेंद्र ने, भारतेंदु युग का क्या नाम सुझाया, जल्दी से कमेंट करिए। टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी से अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट करिए साथियों, जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसे माना है। ये तो पता ही होना चाहिए आपको, जब शुरू में पढ़ते हैं ना एमसीक्यूज, ये प्रश्न आ जाता है हमेशा ये प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए, कभी नहीं भूलना इस प्रश्न को। ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है, ए बी सी डी, क्या लग रहा है, वेरी गुड, जिनका सी ऑप्शन है तुलसीदास। जब भी समन्वय का प्रयोग हो रहा हो ना पंक्ति में, तब भी तुलसीदास को टिक करिएगा। ठीक है, और ये वाली पंक्ति तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी थी अपनी पुस्तक में। ठीक है, ठीक है साथियों, ग्रियर्सन ने क्या कहा, बुद्ध देव के बाद, मतलब महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अगर लोकनायक हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो तुलसीदास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 114वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है, किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है। 114वां प्रश्न क्या हो सकता है इसका उत्तर, जल्दी से बताइए साथियों। 114वां क्या है इसका उत्तर साथियों, जल्दी से बताइए। क्या ऑप्शन आ रहा है साथियों आपका, निहार, सांध्यागीर, जामा या नीरजा। तो किसका गलत है रचनाकाल यहाँ पर, तो साथी जिनका बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सांध्यागीर। इनका 138 नहीं है, क्या होने वाला है, सांध्यागीर का रचनाकाल क्या है साथियों, 136। ओके, कन्फर्म हो गया, आगे चलते हैं। 115वां प्रश्न साथियों, 115वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंग्य लेख संग्रह हरिशंकर प्रसाई का नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन, ए बी सी डी, क्या होने वाला साथियों, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा उत्तर, राजभवन की सिगरेट दानी, क्या लगता है ये होगा, जब भूत के पाँव, सदाचार का ताबीज, या निडल्ले लिख दिया या निठल्ले की डायरी। बहुत अच्छा निबंध लिखा है ये, पूरी की पूरी किताब मिलती है, निबंधों का संग्रह है ये। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जिनका जा रहा है, वेरी गुड, शाबाश, राजभवन की सीक्रेट दानी, ये इनका व्यंग्य लेख माफ़ करिएगा, इनका नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 116वां प्रश्न क्या है, 116वां प्रश्न पंक्ति है ये, तुम भूल गए पुरुष तब मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। ये तो पता चल ही गया होगा, कामयानी की पंक्ति है ये, कामयानी जो महाकाव्य प्रसाद जी का है। तो ये किस सर्ग में पंक्ति है, तो ये बताना है, काम, मनु, श्रद्धा, पीड़ा, माफ़ करेगा सर्ग नहीं बताना है, जहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा बोली गई पंक्ति है, किसका मत है ये, तुम भूल गए पुरुष तो मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। तो किसकी पंक्ति है 116वां प्रश्न साथियों, क्या है इसका उत्तर आएगा, ये साथियों ये मत जो है वो काम का है। ओके, आगे चलते हैं। 170वां प्रश्न, पंत के महाकाव्य लोकायतन में किसके अतिरिक्त अन्य सभी पात्र काल्पनिक हैं। एक पात्र जो है सही है, लेकिन बाकी पात्र जो हैं इनमें से वो काल्पनिक है। तो कौन सा पात्र जो है सही है और बाकी काल्पनिक है, ठीक है, तो कौन सा पात्र जो है जो काल्पनिक नहीं है वो बताना है। तो 117वां प्रश्न क्या होगा साथियों, ए बी सी डी, इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो जो सही उत्तर आएगा साथियों वो है गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। सिर्फ यही एकमात्र काल्पनिक नहीं है, बाकी सभी पात्र काल्पनिक हैं, ठीक है, नेहरू, पटेल, शास्त्री, ठीक है। आगे चलते हैं। 118वां प्रश्न क्या है, 118वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। जो रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई उसको सबसे पहले रखना है। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा साथी। उस तरह के प्रश्न भी लेक्चर कैडर में पूछे जाते हैं, एनटीए यूजीसी नेट में भी। तो क्या ऑप्शन होगा साथी, जल्दी से। भारत भारती तो होगा ही, क्योंकि चारों ऑप्शन वही आ रहे हैं। क्या होगा भारत भारती के बाद कौन सा,
ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है साथियों आपके हिसाब से? जल्दी बोलिए जल्दी, क्या होगा ए बी सी डी? तो साथियों जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, भारत भारती, झंकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया सबसे अंत में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये रहे ऑप्शन। आगे साथियों जिनका ऑप्शन बी था, वेरी गुड। 119वां प्रश्न, जिन निम्न में से सम्मिलित है कौन सा सही है साथियों? कृष्ण, कृष्णदास, वीरमंजरी, सूरदास, परमानंद सागर, ये तो गलत है। आगे नंददास भंवर गीत या परमानंद दास बल्ब दिग्विजय, ठीक है। कौन सी कृति सही है? 119वां आपको तो बताइए। सूरदास ने अगर भ्रमर गीत लिखा है, भ्रमर गीत, तो नंददास ने भंवर गीत लिखा है, तो ये सम्मिलित सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ये सब गलत है। आगे चलते हैं साथियों। 120वां प्रश्न, मिक्स क्वेश्चन लेकर आए साथियों। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में तटस्थता का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र को में प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम, मतलब किसने दिया तटस्थता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी से। तो टी एस एलियट, जिनका ऑप्शन टी एस एलियट आ रहा है, बहुत सही है साथियों, ठीक है। तटस्थता का सिद्धांत, ठीक है, निर्व्यक्तिक प्रज्ञा हो, परंपरा का सिद्धांत हो, ठीक है, वो टी एस एलियट ने दिया है। तो एक सिद्धांत और प्रतिपादित किया है इन्होंने, तटस्थता, मतलब अपने आप को निष्पक्ष रखना भैया, ठीक है, समर्थन नहीं कर देना बेढंगे किसी से भी, किसी के फैन नहीं हो जाना ऐसे। आगे चलते हैं। 121वें प्रश्न पर पहुंच चुके साथियों। तो निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ये दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं और इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं वो बताना है, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय, हालांकि जो आउट ऑफ सिलेबस ही कहूँगा, लेक्चर कैडर के हिसाब से तो नहीं निकला है, जो नेट हिंदी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा गांधीवादी निबंध, तो अगर पहले का डी आपका आ रहा है सही, तो जहाँ पर दो ऑप्शन मेरे डाउट में चले गए हैं, ठीक है। अगला साथी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, इनका कौन सा निबंध है? तो ये दूसरे का ऑप्शन आने वाला है साथियों, दूसरे का आ जाएगा बी, ठीक है। तो इन्होंने भाषा विषयक निबंध लिखा, ठीक है, थोड़ा सा भाग जहाँ पर आ गया है। तो डॉक्टर भगवान दास इन्होंने जो निबंध लिखा वो है दार्शनिक निबंध, ओके। आगे साथियों पंडित रामावतार शर्मा, इन्होंने जो निबंध लिखा है वह है काव्य दर्शन और शिक्षा संबंधी निबंध, काव्य दर्शन और शिक्षा संबंधी निबंध, तो इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, ओके। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बोलूँगा मैं। अगला प्रश्न साथियों 122वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक रीति काल में आता है? जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। ए बी सी डी। मोहम्मद बिन तुगलक तो भी नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला साथियों, खिलजी भी नहीं आने वाला, तो शाहजहां और अकबर में है कन्फ्यूज़न क्या? जल्दी से उत्तर दीजिए, ए बी कौन सा है इन दोनों में से? जल्दी से साथियों, क्या उत्तर आ रहा है आपका? अकबर ना, अकबर तो बिल्कुल नहीं आएगा, शाहजहां, ए ऑप्शन वाले शाबाश। आगे साथियों 123वां, वर्तमान में साहित्यिक पत्रिका आलोचना के प्रधान संपादक हैं। वर्तमान में साहित्यिक पत्रिका इस समय आलोचना के जो प्रधान संपादक हैं, तो ये बताना साथियों क्या है? 123वां प्रश्न है ये। तो 123वां प्रश्न क्या ऑप्शन है? ए बी सी डी। अभी तो मेरे ख्याल नामवर सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने आलोचना पत्रिका का डी ऑप्शन जिनका सही है, ठीक है। तो उन्होंने कार्यभार संभाला था आलोचना पत्रिका का। आगे चलते हैं साथियों 124वां प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं। मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्द सागर की भूमिका के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो यह तो आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ इस प्रश्न को आपने, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या सही क्या होगा। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनका ऑप्शन है वेरी गुड, उनका वेरी गुड आंसर है उनका। आगे चलते हैं साथियों 125 प्रश्न पर, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का स्थान है, क्या है? कौन सा स्थान बताया गया है प्रथम दृश्य में? 125वां ऑप्शन क्या है? बी सी डी। कौन सा सही होने वाला है साथियों? जल्दी से बोलिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होने वाला है? तो तक्षशिला गुरुकुल, ठीक है,
तक्षशिला गुरुकुल का स्थान दृश्य उसमें बताया गया है प्रथम, ठीक है, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में ही। ओके साथियों, चाणक्य की बात होती है वहाँ पर। 126वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। जून 1900 की सरस्वती पत्रिका हे कविते शीर्षक की अपनी कविता में किसने जनरुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए सौरम्य वैविध्य के अभाव तथा ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया है? किसने? फिर से पढ़ देते हैं। 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविते, द्वारा से पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन नीचे हैं, साथ में नहीं दिए, तो ऑप्शन मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है साथियों। जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविते शीर्षक की अपनी कविता में किसने जनरुचि का प्रतिनिधित्व करने वाले ही सौरम्य और वैविध्य के अभाव तथा ब्रजभाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया है? ब्रजभाषा का प्रयोग करने पर क्षोभ प्रकट कर दिया गया है, तो किसने किया है? क्या ऑप्शन होने वाला साथी? जल्दी से बोलिए। 126वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से। तो आपको तो पता ही, खड़ी बोली को अगर मानक भाषा का आज दर्जा मिला है तो उसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ही जिम्मेदार हैं साथियों। सी ऑप्शन जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। आपको बता दो साथियों, एक गौर करने वाली बात है कि खड़ी बोली को अगर मानक भाषा का, हिंदी मानक भाषा का दर्जा मिला है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने पूरा प्रयत्न किया था कि खड़ी बोली को ही हिंदी के निकट लाया जाए, ठीक है। आज की मानक हिंदी भाषा जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर ही खड़ी हुई है। उन्होंने ब्रज भाषा के लिए कहा कि जब ब्रज भाषा जो है हिंदी बनने के लायक नहीं है, उन्होंने बहुत दूर रखा है। ऐसी बात नहीं कि ब्रज भाषा में साहित्य नहीं गढ़ा गया, पूरा कृष्ण काव्य जो है ब्रज भाषा में ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शुद्ध और मानक हिंदी भाषा चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें खड़ी बोली को और ज़्यादा प्रचलित करना होगा। तो आगे चलते हैं। 127वां प्रश्न, कुमुद नागर द्वारा लिखित अमृत लाल नागर की जीवनी का नाम बताइए। कुमुद नागर द्वारा लिखित अमृत लाल नागर की जीवनी, तो ये प्रश्न बन जाता है। अमृत लाल नागर बहुत बड़ा नाम है साथियों हिंदी उपन्यासकारों में, ठीक है, कहानीकारों में। तो अमृत लाल नागर की जीवनी का नाम क्या है और किसने लिखी? कुमुद नागर ने लिखी साथियों। ये जो उत्तर क्या होगा इसका उत्तर साथियों? ABCD क्या होने वाला है? जल्दी से उत्तर दीजिए, इंतजार कर रहे हैं हम। क्या होगा? जिनका ऑप्शन V आ रहा है, ठीक है, बट वृक्ष की छाया में। बट वृक्ष की छाया में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट में लिखिए लेक्चर कैडर में, और NTA यूजी नेट हिंदी और DSSSB TGT हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 128वें प्रश्न। आगे साथियों अगला प्रश्न, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जल्दी से बताइए, ये बहुत आसान प्रश्न है साथी। आपको बताऊं कि ये प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि NTA यूजी नेट की हिंदी की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो समालोचना दर्श ये अनुवादित कृति का नाम है, और जो वास्तविक कृति थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसका अनुवाद क्या है? समालोचना दर्श। तो किसने किया एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद? किस समालोचना दर्श के नाम से किसने किया? ABCD क्या ऑप्शन आएगा साथी? जिनका ऑप्शन B आ रहा है, वेरी गुड, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। आगे साथियों जगन्नाथ रत्नाकर। आगे साथियों भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न लेकर आ रहे हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं इसको। भरत मुनि ने निम्न में से किस तत्व को काव्य प्रयोजन माना है? किस तत्व को? ABCD कौन सा उत्तर आएगा साथियों सही? जल्दी बताइए, जल्दी से क्या उत्तर होगा? फिर से पूछ रहा हूँ जल्दी से। कीर्ति, उपदेश, आनंद, साधना, मनोरंजन। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है C, ठीक है, आनंद की प्राप्ति। रस का मतलब ही उन्होंने आनंद सुझाया है, जिससे मानसिक आनंद मिलता है। गन्ने के रस की बात नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि काव्य, ठीक है, काव्य को पढ़ते हैं तो रस की मानसिक अनुभूति होती है, लेकिन काव्य प्रयोजन का जो मुख्य तत्व उन्होंने कहा कि आनंद साधना है। ओके, काव्य प्रयोजन का मतलब क्या हुआ? अभी एक होता काव्य हेतु, काव्य के रचने का कारण। काव्य हेतु क्या हुआ? काव्य रचने का कारण क्या हो सकता है जिसके कारण हम काव्य की उत्पत्ति कर पाते हैं? वो होता है प्रतिभा। कौन से थे काव्य हेतु? प्रतिभा। आगे जल्दी बोलिए। प्रतिभा के आगे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आगे अभ्यास, एक समाधि भी माना गया चौथा। इसके अलावा काव्य प्रयोजन का तत्व माना गया है भरत मुनि के द्वारा आनंद साधना। ओके साथियों, काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि काव्य का निर्माण करने का लक्ष्य क्या है,
एम क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है। ओके साथियों, आगे चलते हैं, जो समझाना बहुत आवश्यक हो जाता है। आगे साथियों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक निबंधकार नहीं है भाई। एनटीए यूजीसी नेट के मुकाबले का जो प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मनोवैज्ञानिक निबंधकार जो नहीं है, ABCD कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो जिनका बनारसी दास चतुर्वेदी आ रहा है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक निबंधकार नहीं माने जाते। पद्मा अग्रवाल, लालजी राम शुक्ल, और ये आपके लिए सभी नाम नए होंगे, बीखन लाल एत्रे, तो माखन लाल चतुर्वेदी, माफ़ करेगा, बनारसी दास चतुर्वेदी जहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला साथियों प्रश्न 131वां, ये तो वही रटा होगा आपने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं लेना इस प्रश्न को क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से, इसे मालूम है मुझे। ABCD कौन सा उत्तर होने वाला है, जल्दी से उत्तर दीजिए, सभी उत्तर दीजिए जितने भी हैं। ओके, जिनका ये आ रहा, वेरी गुड, शाबाश, गुड, श्रीधर पाठक को। ओके, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है, जल्दी बताइए साथियों, कौन सा कहानी संग्रह है। ABCD कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है, 132वां प्रश्न है साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो जिनका ये आ रहा है खाली बोतल, जे इनका निबंध संग्रह नहीं है। पिंजरे की उड़ान, बहु दुनिया, अभिशप्त, जे इनके साथियों निबंध संग्रह है, ठीक है, माफ़ करिए कहानी संग्रह है इनके, बाकी तीन। ओके, आगे चलते हैं साथियों, 133वां प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 133वां प्रश्न क्या है। प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन रूपनारायण पांडे ने नहीं किया है। कौन सी पत्रिका का संपादन रूपनारायण पांडे ने नहीं किया है, क्या होगा इसका उत्तर साथियों, जल्दी बोलिए। ABCD कौन सा उत्तर होगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होगा। तो ऑप्शन जिनका ये आ रहा है, ठीक है, हिंदी प्रदीप। ओके, हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन थे, माफ़ करेगा संपादक कौन थे, पता होगा आपको, जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। ओके, तो बाकी माधुरी, नागरी प्रचारक और इंदु, ठीक है, इनकी रचना, माफ़ करेगा, इनका संपादन का कार्यभार जो है वो रूपनारायण पांडे ने संभाला था। आगे साथियों, ये जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, हम नहीं देंगे इसका उत्तर, जल्दी से। शब्दार्थ साहित्य काव्यम हम उत्तर देंगे, लेकिन आपसे पहला उत्तर लेंगे, जल्दी से। किसकी किसकी उक्ति है, ABCD कौन सा उत्तर सही है इसमें से, किसने दिया जो श्लोक। तो जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही, शाबाश। आगे चलते हैं, 135, निम्न में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है। कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है, मतलब नाम दिया है प्रवर्तक का और उसके सिद्धांत का। होरेस का औचित्यवाद, आगे आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, TS इलियट का श्रम सिद्धांत और क्रोचे का व्यंजना सिद्धांत। कौन सा सही नहीं है साथियों, सामने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल C आ रहा है जिनका, वेरी गुड, शाबाश। आप प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन भर, लेकिन पोस्टें कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी बात की हमें खुशी है। बस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, एक दिन, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा साथी, मेहनत करते रहें। आगे 136, निम्न में से कौन से प्रगतिवादी कवि यात्री नाम से मैथिली में भी कविताएं लिखते थे, ये भी आपको पता होगा। ऐसे MCQs आपने पहले ही कर रखे हैं, मुझे मालूम है, अलग अलग चैनलों पर आप जाते हो, पढ़ते हो, हम भी पढ़ा करते थे जब मेरा चैनल नहीं था। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर, ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। 136वें का क्या आ जाएगा, क्या लगता है, वेरी गुड, जिनका आंसर B आ रहा है, नागार्जुन, शाबाश। आगे अगली पंक्ति आदिकाल से आ गया भाई। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तयसन जब जो अबहट्टा। जब पंक्ति निम्न में से किस रचना की है, जल्दी से बताइए साथियों। 137वां प्रश्न है। तो ये पंक्ति कीर्ति लता से, शाबाश। और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। और ये किसकी है कीर्ति लता, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, शाबाश, जल्दी से। पढ़ते हो आप लोग वैसे, है ना, वेरी गुड। आगे साथियों, जायसीकृत पद्मावत के आरंभ में तत्कालीन किस शासक का वर्णन है। जायसीकृत पद्मावत के आरंभ में तत्कालीन किस शासक का वर्णन है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जायसी के बारे में जब भी बातें चलती हैं तो शासक का नाम तो आ ही जाता है कि भैया उसके शासन काल में गए, ठीक है, जब वो सिंहासन में बैठे हुए थे तो उन्होंने बहुत कहते हैं कि बेइज्जती करी थी जायसी जी की। तो कौन से वो शासक थे जो उनकी बदसूरती पर या कुबड़ेपन पर हंसे थे, ठीक है, तो कौन से हैं वो। जायसी के लिए किसने अपमान शब्द कहे थे,
अपमानजनक कौन से वो, ए बी सी डी। वेरी गुड। जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, शेरशाह सूरी। ओके, आगे चलते हैं। वेरी गुड साथियों। आगे अगला, काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा तत्व अवश्य नहीं है? कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ए बी सी डी। कौन सा? सी, ईश कृपा। ओके, बहुज्ञता। बहुज्ञता मतलब बहुज्ञता क्या होता है? ईश कृपा क्या है? ईश्वर की कृपा है, ये आवश्यक नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपने परिश्रम किया है, शब्द ज्ञान का आपको पता है, पांडित्य है आप में, पांडित्य मतलब व्युत्पत्ति है ना, आप माहिर हैं कविता रचने में। ओके, आपको रस अलंकार के बारे में जानकारी है और आपने अभ्यास वगैरह कर रखा है, ठीक है। बहुज्ञता, बहुज्ञता मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप कविता रच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईश्वर की कृपा आवश्यक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभ्यास ही तो ईश्वर है, मैं तो यही मानता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ईश कृपा आवश्यक नहीं। आगे साथियों 140वां, रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल में वर्णित 12 कृतियों में सम्मिलित नहीं है। 12 कृतियाँ वीरगाथा काल में उन्होंने बताई हैं। वीरगाथा काल, वीरों की गाथा। ओके, तो इसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? 4 के नाम दिए हैं, अमीर रासो, परमाल रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर बीसल देव रास। तो कौन सा? ए बी सी डी। पीछे बढ़ा आपने, ए और बी ऑप्शन है हमीर रासो और परमाल रासो, और सी और डी ऑप्शन है भारतेश्वर बाहुबली रास और बीसल देव। कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही है? जल्दी जल्दी करिए साथियों। सी ऑप्शन है ना? सी ऑप्शन क्या लग रहा है? सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? जिनका ऑप्शन सी है साथियों, बिल्कुल सही है। वीर भारतेश्वर बाहुबली रास, इन्होंने वीर गाथा में इसका नाम नहीं रखा है, ठीक है। बैसल देवरासों को भी 12 वीर गाथात्मक पुस्तकों में स्थान दिया है। अगला प्रश्न साथियों, नदी यशस्वी है के उपन्यासकार का नाम बताना है। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। नरेश मेहता, शैलेश मटियानी, गिरिराज किशोर, हिमांशु श्रीवास्तव। नरेश मेहता बहुत बड़ा नाम है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। जल्दी से बताइए कौन सा सही नाम है। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, नदी यशस्वी है, जिनका उपन्यास है। इनके बारे में पढ़ना बहुत लाजमी हो जाता है साथियों, ठीक है। इनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले। अगला प्रश्न साथियों, मुन्नी और आशुतोष बाबू जैनेंद्र कुमार की किस कहानी के पात्र हैं? पत्नी पाजेब, पानवाला, एक रात। जल्दी से बताइए, ए बी सी डी, कौन सा? तो साथियों, बाल मानसिकता के ऊपर लिखी गई कहानी पाजेब के पात्र हैं मुन्नी और आशुतोष बाबू। आगे साथियों, शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना परंपरा को आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? जल्दी से बताइए इसका उत्तर। ए बी सी डी। 143वां प्रश्न है साथियों, जल्दी से बताइए। तो क्या है प्रश्न? फिर से पढ़ देता हूँ। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना परंपरा को आरंभ करने वाले, जो मास्टर कैडर में प्रश्न आया था ना एक, कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन से हैं? तो वही जहाँ पर विकल्प है उत्तर में, वृंदावन लाल वर्मा जी, ठीक है। इन्हीं को शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना परंपरा का आरंभ करने का श्रेय जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से बहुत ज़्यादा कंप्लीट आती है कि यहाँ से प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं साथी, तो जल्दी से बता रहे हैं। ये प्रश्न भी आ गया साथी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। प्रश्न है, लोजाइनस के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्दान तत्व का स्रोत नहीं है? मैंने वीडियो बनाई थी उद्दान तत्व पर, और मैंने 5 तत्व बताए थे, उनकी व्याख्या बताई थी, और विरोधी तत्व भी बताए थे उद्दात के। यदि आपने रही रटे हैं अभी तक तो आपकी गलती है, देखिए वीडियो जाकर वो, ठीक है। 144वां प्रश्न है, फिर से पढ़ रहा हूँ। लोजाइनस के अनुसार निम्न में से उदात्त तत्व का स्रोत नहीं है। 5 तत्व हैं, इनमें से एक नहीं है साथी। कौन सा? विशिष्ट पद रचना, या फिर अलंकारों का समुचित योजना, महान व पुष्ट विचारों को धारण करने की क्षमता, जब प्रबल भावावेग। जल्दी से बताइए, इन चारों में से एक नहीं है उदात्त तत्व। क्या होने वाला है? ए बी सी डी। 144वां प्रश्न, तो विशिष्ट पद रचना, ठीक है। विशिष्ट पद रचना ये नहीं है। विशिष्ट पद रचना ये तो एक श्लोक है किसका? रीति संप्रदाय, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन जी का। ओके, आगे चलते हैं। 145वां प्रश्न फिर से काव्य शास्त्र से आया है। निम्नलिखित में से किस पाश्चात्य विद्वान ने सबसे पहले
त्रासदी की या ट्रेजिडी की विवेचना की? ये तो पता होना चाहिए, जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों, बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी करिए। ABCD क्या उत्तर होगा? जी हाँ, ए जिनका डी आ रहा है, अरस्तु जी। ठीक है, प्लेटो के शिष्य। आगे चलते हैं, 146वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में सही नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, एक होती है अविदा, जो सिंपल बात, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, ये अविदा शब्द शक्ति है। ठीक है, जैसे वह व्यक्ति तो शेर के समान लड़ा, वह लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, व्यंजना क्या हुआ? व्यंजना मतलब सूर्यास्त हो रहा है। ठीक है, एक माँ के लिए सूर्यास्त की परिभाषा होगी, क्या होगी सूर्यास्त की परिभाषा? कि हाँ अभी भोजन बनाना है। सूर्यास्त हो रहा है कि विद्यार्थी के लिए क्या होगी? कि हाँ अभी खाना खाना है, पढ़ना छोड़ना है तो खाना खाना है। मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा हो जाती है व्यंजना शब्द शक्ति में। तो पढ़ते हैं, कौन सा लक्षण शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है? कौन सा? पढ़िए साथियों। ए, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा है, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। तीसरा है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। चौथा, यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा? ABCD, जल्दी उत्तर दीजिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। तो साथियों सही उत्तर होने वाला बी। ओके, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। ओके, जे जो है वो शब्द शक्ति की सही परिभाषा नहीं है। जे लक्षण शब्द शक्ति की सही परिभाषा नहीं है, ये लक्षण शब्द शक्ति नहीं आती इसमें। ओके, क्या आती है? कि मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है तो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, यार वो बहुत गधा व्यक्ति है यार, मतलब बेवकूफ़ बुद्धिहीन व्यक्ति है वो। ठीक है ना, तो जो मैं कहना चाहता हूँ सीधे भी कह सकता था, लेकिन वो अविदा शब्द शक्ति हो जाती, लेकिन मैंने घुमाकर कहा तो वो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। ओके साथियों, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, 146वां का। ओके साथियों, आगे तीसरा क्या था इसका? किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। जहाँ चौथा क्या है? जहाँ अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर भी बिल्कुल किया जा सकता है। आगे साथियों, 147 फिर से काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं साथियों। कुछ तो है ना, आप लोग काव्य शास्त्र से आ रहे हैं भाई, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। तो अगला प्रश्न 147 में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्वच्छंदतावाद का जन्म निम्न में से किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है? पहला ऑप्शन कोई नहीं, दूसरा नव्य शास्त्रवाद, तीसरा व्यक्तिवाद, या चौथा परंपरावाद। तो क्या ऑप्शन होने वाला है? जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही आप लोग। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में स्वच्छंदतावाद का जन्म निम्न में से किसकी प्रक्रिया स्वरूप है? तो नव्य शास्त्रवाद। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की पत्रिका। ओके, हिंदी गद्य की पत्र पत्रिकाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से पढ़िए। भारत मित्र कलकत्ता से संपादन हुआ करता था 1934 में, रुद्रदत्त ने किया। आगे है दूसरा, सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर 1936 में, बंशीधर। आगे साथियों, आनंद कदम्बनी जो है जे तीसरी काशी से छपा करती थी 1936, उपाध्याय बद्रीनारायण जी ने। ठीक, बद्रीनारायण चौधरी ने छापा इसको, जहाँ हिंदी प्रदीप प्रयाग से 1934, बालकृष्ण भट्ट। तो सही है साथी। तो कौन सा असत्य है? कौन सा? पहले तीन में से पहचानिए साथी, जल्दी करिए। 148वां प्रश्न है। जी हाँ, जी हाँ साथियों, बोलिए जल्दी। ओके साथियों, तो सही उत्तर जिनका सी आ रहा है, बिल्कुल सी। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी उपाध्याय, जो उपाध्याय शायद जुड़ता नहीं है मेरे ख्याल, उपाध्याय शुरू में जुड़ता था उनके नाम के, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है, तो आपको बताऊं कि वो काशी से नहीं छपी है जे। ओके, जो याद रखना है, काशी से नहीं छपी है जे, मिर्ज़ापुर से छपी है। ओके साथियों, मिर्ज़ापुर। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की एक और पत्रिका थी आनंद कदम्बनी के अलावा, कौन सी थी? नीरद नारगी, माफ़ करिएगा, नीरद नारगी, नागरी, सॉरी नागरी। ठीक है, तो जब भी मिर्ज़ापुर से छपा करती थी 1993 के करीब। तो ये आपको बता दें कि गलत दिया है, और जहाँ पर ये संवत काल दिया है साथियों। ठीक है, संवत के हिसाब से दिया है उन्होंने, और बाकी सभी सही है। ठीक है, भारत मित्र कलकत्ता से रुद्रदत्त
के द्वारा पहली बार छपी, और सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर के द्वारा उदयपुर से 1936 संबत में, और बाकी तो आपको दिया गया समय यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, तूफानों के बीच रिपोर्ट आज के लेखक का नाम क्या है? ABCD क्या होगा साथियों इसका उत्तर? जल्दी उत्तर दीजिए, इंतजार कर रहे हैं हम। जी हाँ, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, जिनका ऑप्शन माफ़ करेगा क्या जी, आपका बताइए जल्दी। जी हाँ, जिनका ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल डी, जिनका ऑप्शन है रंगे राघव, बिल्कुल सही है वो। तूफानों के बीच जो रिपोर्ट आज है वो लिखा है रंगे राघव जी ने। आगे साथियों फिर से सुमेलित करना है, 150 प्रश्न आज हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो 50 प्रश्न इस वीडियो में। निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है, तो यहीं से मिला देते हैं साथियों। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? मुंशी सदासुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। तो इनकी भाषा संबंधी जो खूबियाँ थी वो बतानी है। तो सही ऑप्शन क्या होने वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा साथियों? तो मुंशी सदासुखलाल, आपको बताऊं कि ये भाषा पंडिताऊपन इनमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, भाषा पंडिताऊपन इनमें बहुत ज़्यादा था साथियों। और लल्लूलाल, ये ब्रज भाषापन इनमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ब्रज भाषापन इनमें देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। इसके अलावा साथियों आगे जो तीसरा है सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र, इनमें पूर्वीपन, जो पूर्वी हिंदी थी वो देखने को इसमें इनमें मिल जाती थी, मतलब इनकी रचनाओं में। आगे है शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद जी, इनमें उर्दूपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था इनकी रचनाओं में, इनकी निबंधों में, इनकी कहानियों में। ओके साथियों, तो ये तो रहे 150 प्रश्न। तो क्या ऑप्शन होगा साथियों सही? पहले का तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा देख लेते हैं, कोई और तो नहीं, ऊपर तो नहीं है कहीं भी, तो इसलिए पूरा का पूरा ऑप्शन जैसे ही है। ओके, दूसरे का पहला आ जाएगा ब्रज भाषापन, तीसरे का चौथा आ जाएगा पूर्वीपन। और ये साथियों याद रखना है, इनकी रचनाओं की विशेषता है जी याद रखिए, जी वेरी इंपॉर्टेंट मैं रख रहा हूँ इनको। ठीक है, बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। वेरी गुड, जिनके आंसर आए बहुत आगे जाओगे आप लोग। एंटी जूस नेट भरा है आपने, अगर नहीं भरा है तो चलो अगली बार भर देना, लेकिन तैयारी करते रहिए। हिंदी साहित्य में परिपक्व होंगे तो मास्टर कैडर चुटकियों की बात हो जाएगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मास्टर कैडर क्रैक करना बहुत आसान है, बस पोस्ट आनी चाहिए, यही बात कह सकते हैं। और अभी तो सिर्फ माथा टेकने ही जा रहे हैं सभी, क्योंकि पोस्टें तो ना के बराबर ही है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जो होगा अच्छा होगा।